नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट करा दिया है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नए हैं, वो सभी इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वो पांचों क्लास को देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें सारे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। अगर इसके विस्तार की बात करें हम लोग, तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है 1909 ईस्वी में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की गई थी। इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि मुस्लिम संप्रदाय के जो प्रतिनिधित्वकर्ता होंगे, उनका चुनाव मुस्लिम वोटर्स ही कर सकेंगे। इसलिए जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात और जान लें कि उस समय लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से 1 जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। हमारे भारतीय संविधान में 3 सूची दी गई है। पहली जो है संघ सूची है, यह संघ के अधीन आता है। दूसरी राज्य सूची है, यह राज्य के अधीन है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जो कि संघ और राज्य दोनों के अधीन आती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23, इसके अलावा अनुच्छेद 24 भी जो है, इन दोनों अनुच्छेद के द्वारा सभी व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया जाए। इसका उल्लंघन करने पर ये एक अपराध के रूप में माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। अनुच्छेद 24 में भी कुछ इस तरह की बात है। इसमें दिया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। तो इन दोनों अनुच्छेद को आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अनुच्छेद 21 की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इन विकल्पों में से निजता का अधिकार जो है, यह मूलभूत अधिकार नहीं था। 2017 की बात है दोस्तों। 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इस पीठ का कहना था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जाने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो तभी से जो है ये निजता का अधिकार हम पे इम्प्लीमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ऐसे स्थिति में लोकसभा के समक्ष जो है राज्य का बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधानमंडल दोस्तों भंग हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाएगा
और राज्य की समस्त विधायी और वित्तीय कार्य संघ की संसद के द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य का बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 60 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। इसके अपवाद में गोवा आता है। गोवा में 40 सीट है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 सीट है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, जब नियम है 60 का तो फिर 40 40 32 क्यों है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जो है, अनुच्छेद 371 के तहत इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। दोस्तों अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो भारत सरकार का यह थिंक टैंक है जिसके तहत यह काम करता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य जो होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8वां प्रश्न है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और यह प्रावधान जो है 91 संविधान संशोधन के तहत 2003 से की गई है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए। तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण जो किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था, 1947 में। और इसको गठन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। उनका नाम सिरिल रेडक्लिफ था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है रेडक्लिफ रेखा पड़ा। और रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा 70 से लेकर 90% तक होती है और हीलियम की मात्रा 30% से लेकर 10% तक होती है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तारे में हाइड्रोजन की मात्रा और हीलियम की मात्रा जो है इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को मुख्यतः लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह की मिट्टी जो होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण से कि मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है।
मंगल ग्रह पर एक घाटी भी पाई जाती है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। इस घाटी का नाम है वेलेस मैरिनेरिस। और बात करें अगर सौरमंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की, तो ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा जो है, ये शुक्र को कहा जाता है। दोनों का जो है शुक्र ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। इसके लोकेशन की अगर बात करें तो यह अफ्रीका के मुख्य भूमि से पूर्व दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर पे पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो ये चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चेलिस्तान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत के सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ है और यह जो है एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है सीमा बांग्लादेश के साथ। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगती है। उसके बाद किसी से लगती है तो वह है चीन, फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर नेपाल के साथ लगती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के साथ लगने वाली कुल सीमा जो है 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। यह जो है शिपकिला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश को किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कावेरी जल विवाद दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल को लेकर के विवाद है दोनों राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी की एक विशेषता है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की अगर बात करें तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और लौह तत्व पाए जाते हैं तथा पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, इसलिए इसको कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों ईरान में स्थित है और इसको जो है अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों आदि के करीब होने के कारण इसे इन स्थलबद्ध देशों के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है। तो ये बात भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये खुदाई जो है आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी, जो कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है, जहाँ पे लरकाना जिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत
इनमें से किसकी कृति है? तो ये कृति है कालिदास की। कालिदास के अन्य रचना की अगर बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब जो है सारे कालिदास की रचना है। इन सबको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुक्करल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर हैं। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सब। कबीर दास जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है बीजक, रमैनी, सबद। और मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो है ये कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचनाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो ये दिलवाड़ा का मंदिर जो है ये विमल शाह द्वारा निर्मित है, जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य वंश के शासनकाल में निर्माण किया गया था। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, किसने नवरोज नामक एक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो फारसी त्योहार की शुरुआत नवरोज का बलबन ने शुरुआत की थी। और यह जो फारसी त्योहार है इसको नया साल भी कहा जाता है फारसी में। मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है और यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री जो थे वो टोडरमल थे। ये टोडरमल जो है 1570 से लेकर के 1580 तक 10 साल तक की अवधि के लिए कृषि का पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करते थे, इसलिए इतना फेमस है। टोडरमल जो है नवरत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का मकबरा आगरा में है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। और इस मकबरे की अगर बात की जाए तो इसका आरंभ अकबर ने ही करवाया था, लेकिन इसको जहांगीर ने पूरा करवाया। और इस मकबरे पर बौद्ध प्रभाव साफ झलकता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसमें से जो चार मीनार है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो बीबी का मकबरा जैसे है ये दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। ताजमहल की बात करें तो ये मुमताज महल का मकबरा है। एतमादुद्दौला की बात करें तो मिर्जा गयास बेग का मकबरा है। तो बाकी सारे जो हैं ये किसी न किसी मृत व्यक्ति के मकबरे हैं, लेकिन चार मीनार जो है ये किसी का मकबरा नहीं है। और चार मीनार जो है यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और चार मीनार का निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण कराया है कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। ये धर्म सभा की स्थापना की बात करें तो 1830 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में कोलकाता में। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में कोलकाता में। और तुलसी राम जो है इनको शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में इन्होंने की थी। तो इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
28वां प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो दोस्तों फांसी दी गई थी, काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में दी गई थी, जिसको अब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदल दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये डकैती जो हुई थी, सॉरी एक्शन जो हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और इसमें 8 डाउन मालगाड़ी पर रखा हुआ खजाना को लखनऊ में लूट लिया गया था, काकोरी नामक स्थान पे। तो इसमें जो है 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था और उसके बाद 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश का जो है विभिन्न जिला में फांसी दे दिया गया था। तो इसमें जो है फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को जो है फांसी हो गई थी। तो इन शहीदों को सत सत नमन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन वर्ष कितने में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था और यह तत्कालिक प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 1946 में भेजा गया था। इसके शिष्टमंडल में दोस्तों कुल 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन के जो नेतृत्व किए थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इन्हीं के नेतृत्व में 1946 में ये भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो ऐसा कहने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही यह कथन कहा था। और इनकी अगर बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। 1897 में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से उद्योग आते हैं। तो अगर बात की जाए तो इनको 3 कैटेगरी, ऐसे तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो मुख्यतः 3 कैटेगरी है वो है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र, और ये तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग से उत्पादन किया जाता है और इसमें मुख्यतः कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां की जाती है। इसको परंपरागत क्षेत्र कहा जाता है और यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रूप माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यह द्वितीय क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मित प्रक्रिया के द्वारा अन्य रूप में बदला जाता है तो उसे द्वितीयक या माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि उद्योग वगैरह आ गए आपके, विनिर्माण उद्योग। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है कि जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं जैसे कि कोई सेवा प्रदान की जाती है तो उन क्रियाओं को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे वित्तीय प्रबंधन, सलाह, टेलीफोन, या फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये भी सेवा ही है। तो इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का सही पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1982 में स्थापित हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
30वां प्रश्न है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो आप देख पा रहे हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी इसमें से कहाँ दिख रहा है? तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। और इसकी जो स्थापना है ये एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, 2016 के 30 दिसंबर को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्रों में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रही? तो ये सेवाओं के क्षेत्र में एफडीआई सबसे ज्यादा रही। एफडीआई कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका हिंदी होता है। पिछले 10 वर्षों में भारत में सेवाओं के क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे अधिक रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36वां प्रश्न है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा संचालित है। समर्थ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, और टेक्सटाइल का संबंध होता है वस्त्र उद्योग से। तो केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा यह संचालित है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2017 से। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो उद्देश्य था, एक मातृत्व लाभ योजना है पहले तो ये। इसका संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए नगद लाभ प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है 38वां प्रश्न है कि सिग्मो क्या है? तो सिग्मो दोस्तों गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो उत्सव मुख्यतः गोवा में हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। यह उत्सव जो है फाल्गुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य का संबंध जो है झारखंड राज्य से है। ठीक है, यह झारखंड का एक लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। तो पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था। इसे उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह भी कहा जाता है। इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। तो पाइका विद्रोह अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है तो उड़ीसा में हुआ था। और पाइका नृत्य की बात की जाए तो ये झारखंड में होता है। ये दोनों एक अलग चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार एक खातिर। ये दोनों पुस्तक जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। ये दो किताबें आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करें दोस्तों तो भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी और विश्व इतिहास की झलक, ये 3 पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
41वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 3 मई के दिन। ये आप ध्यान में रखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और वर्ष 1993 से यह दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें से आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी और 1954 में ही सबसे पहले जो है यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत जो है 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो यह 1945 में इसकी स्थापना भी होती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। जो स्थापना हुई थी उस समय शामिल हुआ था, इसलिए यह संस्थापक सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग से हैं? तो सार्क के सदस्य देश जो है दक्षिण एशिया से हैं। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये सभी देश मिलकर करते हैं इसकी स्थापना। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां देश बना है। इसका मुख्यालय की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। तो सार्क के विषय में इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। 45वां प्रश्न है, भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? तो ये स्टड सेट जो है भारत का पहला पीको उपग्रह है और 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को CISF कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो माउस की खोज की थी डगलस एंजलबर्ट ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है, कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है? तो इसमें से स्पाइडर है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेजेस का निर्माण जो किया जाता है वो HTML का यूज करके किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो HTML यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पंक्ति अंतराल शामिल है। 51वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है दोस्तों वो डेसिबल में मापी जाती है। तो SI पद्धति में इसके मात्रक की बात करें तो ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है या माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
लेकिन डेसिबल ही इसका प्रयोगात्मक मात्रक होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52वां प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम लोग। 53वां प्रश्न है, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो यह कारण है केशिका क्रिया। तो केशिका क्रिया की बात करें दोस्तों, तो पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो है पहुंचता है। तो केशिका क्रिया आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश की गति जो है बहुत ज़्यादा होती है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। और वहीं ध्वनि की गति की बात करें हम, तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो बस यही चीज़ है जो यहाँ अप्लाई होगा कि ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है, इसलिए जो है उसकी चमक काफ़ी बाद में सुनाई देती है और गड़गड़ाहट पहले सुनाई देता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55वां प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिस्कस किया था। बॉयल के नियम के बारे में, एवोगाड्रो और चार्ल्स के नियम के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आप उस पिछले वीडियो को अवश्य देखें, उसमें आपको जो है नॉलेज का बढ़ता क्रम मिलेगा। पहले बेसिक है, उसके बाद प्रो लेवल का प्रैक्टिस सेट आता जा रहा है। तो आप जो है एक भी सेट मिस ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 56वां प्रश्न है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है, जिसके कारण से कि हमारी अश्रु ग्रंथि जो कि लैक्रिमल ग्लैंड होता है, उससे आंसू भी निकलने लगते हैं। इसका यही कारण है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो हास्य गैस कहलाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है कि अगर इस गैस को आप सूंघ लेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और एक अच्छा निश्चेतक होने के कारण इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। इसके बारे में ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। शल्य चिकित्सा होता है ऑपरेशन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो दिए गए ऑप्शन में से सोना सबसे मुलायम धातु है। सोना की अगर बात करें तो यह एक भारी धातु है। इसका गलनांक जो होता है, गलनांक होता है 1063 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक होता है 2970 डिग्री सेल्सियस। और इसका विशिष्ट घनत्व होता है 19.3। ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। गलनांक होता है किसी भी चीज का गलन बिंदु, जितने ताप पर यह गल जाता है। तो 1063 डिग्री सेल्सियस पे ये गलता है। और इसका जो क्वथनांक है, इसको उबलने का बिंदु बोलते हैं। 2970 डिग्री पर ये उबलने लगता है और ये विशिष्ट घनत्व है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 59वां प्रश्न है, पैलिएंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पैलिएंटोलॉजी मुख्यतः जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो मानव शरीर की बाह्य परत के लिए जो है
एपिडर्मिस का प्रयोग किया जाता है। एपिडर्मिस जो है हमारी त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह कोशिकाओं का एक परत का बना होता है जिसका मूल कार्य होता है शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। और ये जो है शरीर के भीतर हानिकारक पदार्थों, जीवाणुओं या फिर कोशिका को चोट से बचाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो बना होता है एपिथेलियम उत्तक का बना हुआ होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो 62वां प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय की अगर बात करें तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका उत्तर जो है आपको अग्न्याशय ही देना है, जिसका कि 98% हिस्सा जो है 98% हिस्सा बहिस्रावी होता है और वहीं 2% की बात करें तो यह अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी भाग को लैंगरहंस द्वीप का कहते हैं, जिससे कि इंसुलिन, ग्लूकागेन ये हार्मोन बनाता है। इंसुलिन क्या होता है, डायबिटिक जो हो जाते हैं उनके लिए काम आता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इसका विनाश किसमें होता है? तो इसका विनाश आप ध्यान में रखेंगे कि प्लीहा में होता है इसका विनाश। और प्लीहा को जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है आयरन की उपस्थिति के कारण। और आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना दोस्तों, ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। बात करें अगर क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि में कमी लाने के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। हरित गृह गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इस तरह के गैस जो गर्मी बढ़ाते हैं, इसको कम करना है। और ये जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा जो 65वां प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो इसमें घोषित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसी कैटेगरी को आप ध्यान में रखेंगे, बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड को जीता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66वां प्रश्न भी जो है वही पुरस्कार सम्मान का है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 32वां व्यास सम्मान जो है 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की हम बात करें तो ये जो है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं और पागल खाना नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा, पागल खाना। और इसी उपन्यास के लिए जो है इनको 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पुरस्कृत किया गया है उत्तराखंड को। और ये जो है दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ पर 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो मैंने डिटेल्स भी बता दिया है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 68वां प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6।
कुल 106 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है। इनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले का नाम है श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा है श्री जाकिर हुसैन, जो तबला वादक थे, और श्री S.M. कृष्णा को दिया गया है। दिलीप महालनोबिस को दिया गया है मरणोपरांत। श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है और मुलायम सिंह यादव को भी दिया गया है। ये मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को जो है 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा वार्षिक तौर पर बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार आलोचक और उदयपुर के निवासी हैं प्रोफेसर माधव हाड़ा, इन्हीं को दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 70वां प्रश्न है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन जाने के कारण मैं मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर करा दे रहा हूँ, और अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा और मैं इसमें सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ आपको, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसको। 71वें प्रश्न का आंसर है डी। 72 का आंसर है ए। 73 का आंसर भी है ए। 74 का आंसर डी है। 75 का आंसर है ए। 76 का आंसर की अगर बात करें तो इसका भी आंसर है ए। 77 का आंसर है दोस्तों बी। 78 का आंसर है बी। 99 का आंसर है दोस्तों डी। आधा प्रश्न यहाँ है और ऑप्शन इसका यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी। 81 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड यूनाइटेड। तो यूनाइटेड का जो है उल्टा शब्द बताना है, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। तो यूनाइटेड मतलब होता है दोस्तों संयुक्त, और इसका उल्टा संयुक्त का उल्टा होगा अलग किया हुआ। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड सेपरेटेड का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो बॉन्डेड का अर्थ होता है बंधुआ, टुगेदर का मतलब होता है साथ, एक साथ, और लिंक्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेपरेटेड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 82 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जिसकी वर्तनी अशुद्ध है उसको चयन करना है उस ऑप्शन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ये होगा INTEGRATED। तो ये होता है इंटीग्रेटेड का राइट स्पेलिंग, और इसका अर्थ होता है एकीकृत। ऑप्शन में दिए गए बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो स्कीम्स का मतलब होता है योजना। मैल्नोरिश्ड की अगर बात करें तो मैल्नोरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित, और रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है पहचानने योग्य। तो इन सबको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि खाली जगह को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द डैश ऑफ डायरेक्टर्स गिव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट।
तो इसमें खाली स्थान पर क्या भराएगा, ऑप्शन में देख के बताना है। तो यहाँ पर है बोर्ड जो लिखा हुआ, यही होगा इस ऑप्शन में, यहाँ पर भरा जाएगा। तो बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों समिति, और ऑप्शन के भाव के, क्वेश्चन का जो भाव है उसके अनुसार से यही सही है। तो करेक्ट सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो टीम का मतलब होता है समूह, बंच का मतलब होता है गुच्छा, और बैंड का मतलब होता है संगीत मंडली। तो राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, बोर्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84वां प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्रूटल। तो ब्रूटल के लिए जो है समान अर्थ देने वाला शब्द का चयन करना है। तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। तो क्रूर से जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो क्रूएल है, क्रूर का, और ये निर्दयी होता है क्रूएल का मतलब। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें जो चीयरफुल है ये है हंसमुख। कॉर्टेयस की बात करें अगर तो ये होता है विनम्र, और कॉन्सिडरेट का मतलब होता है विचारशील। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूएल। 85वां प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे उपयुक्त शब्द को इसमें भरना है। कहा जा रहा है कि नोबडी सीम्स टू बी डैश इन विजिटिंग म्यूजियम। तो इसमें क्या भरा जाएगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टेड वर्ड है, वाक्य का जो भाव है उसके अनुसार यहाँ पर इंटरेस्टेड भरा जाएगा। इंटरेस्टेड का मतलब है रुचि। तो हमारा वाक्य कुछ इस तरह से होगा, नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो अट्रैक्टेड का मतलब होता है लुभाना या आकर्षण करना। ऑब्सेस्ड की बात करें तो इसका अर्थ होता है जुनून, सवार होना। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड ही आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इंटरेस्टेड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से एरर को स्पॉट करना है कि किस भाग में वाक्य के एरर है। तो ये 4 भाग में बटा हुआ है। तो इसमें से जो आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है व्हाई डू यू थिंक व्हाई जॉन। तो यहाँ पे 2 बार व्हाई आ जा रहा है। तो ऐसे 2 बार अगर व्हाई का यूज करते हैं तो वाक्य जो हमारा है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे व्हाई का प्रयोग करना गलत है। तो यहाँ पर व्हाई जॉन जो लिखा हुआ है यही गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्हाई जॉन। तो करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से होगा, व्हाई डू यू थिंक जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 87 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करना है। कहा जा रहा है एबल टू बी ईटन, इसके बदले में यानी कि खाने के लायक, जो हम खाने में सक्षम हो, तो इसके लिए वर्ड होगा एडिबल। एडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो डेसिबल जो लिखा हुआ है ये ध्वनि का मात्रक है। होबल जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है बंधन, और स्क्रेबल का मतलब होता है घसीटना। तो राइट आंसर होगा हमारा एडिबल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 88वां प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसके जगह पे क्या डालें जो कि उपयुक्त हो जाएगा। अगर कोई डालने की जरूरत नहीं है तो उसके जगह पे हम लोग ऑप्शन डी का चयन करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो कह रहा है वैनिला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माय फेवरेट। तो इस वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है, कुछ सुधार की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89 नंबर का प्रश्न भी ठीक पिछले प्रश्न की तरह है। इसमें अंडरलाइन जो दिया गया है इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा सुधार का जरूरत है।
तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कैन लिव इन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम जो लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हमें लिखना होगा कैन लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो जो कि यहाँ पर फोर दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो होता क्या है ना दोस्तों कि जब कैन लिव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम का प्रयोग होगा, ऐसा इसलिए कि किसी मुख्य उद्देश्य के लिए लिव के साथ में समथिंग और समबडी के सेंस में क्या होता है कि प्रीपोजिशन हमेशा फॉर का यूज होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है ऑनिंग मनी टू समवन, इंडेप्टेड। ठीक है, इंडेप्टेड का अर्थ होता है ऋणी, और बाकी ओविंग मनी टू समवन का मतलब होता है किसी से पैसे लेना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, लोन्ड का मतलब होता है उधार, और डोनेटेड का मतलब होता है दान करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 91 जो है पूरा दिख रहा है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? तो ध्वंस शब्द का विलोम है निर्माण। ध्वंस मतलब होता है तोड़ना, निर्माण का मतलब होता है बनाना। ठीक है, बाकी तुल्य का अतुल्य होता है, प्रकृति का कृत्रिम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 92 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटिए। तो तद्भव शब्द को छांटने का एक चीट कोड भी मैं बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है एक, और एक होता है तद्भव। तत्सम शब्द को समझने के लिए आप जो है देखिए कि वो अगर लग रहा है आपको संस्कृत जैसा शब्द, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है तत्सम होगा, और अपना हिंदी बनते बनते अगर रह गया है तो वो तद्भव होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कपूर, तो ये तद्भव है। अगर ये संस्कृत रूप में कर्पूर होता तो समझते कि ये तत्सम है। ठीक है, जबकि पक्ष, मयूर और मानसिक ये शब्द जो है आपको संस्कृत जैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो ये शब्द जो है तत्सम है। बाकी तद्भव जो है ये कपूर है अपना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों, ये होगा भू जोड़ ऊर्ध्व। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये होता है दुराग्रही। अनुचित बात है, फालतू बात है, उसके लिए जो है आग्रह किया जा रहा है, तो दुराग्रही वैसे व्यक्ति को कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नियत। नियत, एक में ह्रस्व ई है और दूसरे में दीर्घ ई है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही अर्थभेद है, हर्षी हकार वाला नियत जो है इसका मतलब होता है निश्चित, और दीर्घ ई वाला जो होता है नियत, इसका अर्थ होता है इरादा। तो ये ऑप्शन सी में हम देख पा रहे हैं निश्चित और इरादा, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है जैसा 95 नंबर का प्रश्न था। आरसी और आरसी का अर्थ, आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, तो इसका आरसी का अर्थ बताना है। तो आरसी का अर्थ हो जाएगा हमारा दर्पण। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 97 नंबर का, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो खर के लिए जो है खरा शब्द प्रयोग नहीं होता है। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होगा? तो खरा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। विबुध का अर्थ होता है देवता।
ठीक है। अगला है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द पादप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां प्रश्न हमारा है कागजी घोड़े दौड़ाना। 100वां प्रश्न है दोस्तों, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो ये आप देख पाते होंगे कि अगर कोई काम है ऑफिस का या ब्लॉक का, तो वहाँ देख रहे होंगे कि छोटा मोटा काम के लिए जो है कितने कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, व्यर्थ के आपके फॉर्म भराए जाते हैं। देना उसको सब कुछ एक ही पेपर से है, लेकिन उसके लिए 4-5 डॉक्यूमेंट लेंगे। ऐसा आपके स्कूल में भी किया जाता होगा, कॉलेज में भी होता है। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे एक ना अपने जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट क्लास के आने तक जो है अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।